तो देखिए यहाँ पे जो बेंजामिन ब्लूम है वो 1913 से 1999 तक रहे थे। इन्होंने सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1956 में अपना एक क्लासिफिकेशन दिया, है ना, अपना इन्होंने टैक्सोनॉमी दिया। बाद में जिसे 2001 में 2001 में रिवाइज किया गया, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं नॉलेज है, कॉम्प्रिहेंशन है, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूशन था। लेकिन बाद में रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालिसिस, एवेल्यूएट क्रिएट कर दिया गया। तो इसे रिवाइज किया गया बाद में। तो इसे हम पूरा डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे एक बार। तो देखिए, इन ब्लूम टैक्सोनॉमी द स्किल्स इन्वॉल्विंग एनालिसिस, एवेल्युएशन एंड सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या है? क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज आर थॉट टू बी हायर ऑर्डर रिक्वायरिंग डिफरेंट लर्निंग एंड टीचिंग मेथड्स देन द लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है कि यहाँ पे हमें एनालिसिस मिलता है, एवेल्यूशन मिलता है, सिंथेसिस मिलती हैं, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें हायर ऑर्डर में। हायर ऑर्डर मतलब आपको मैं समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये चीज़ है ना, हायर ऑर्डर, ये पहले तीन है, ये क्या है? ये हायर ऑर्डर है इनकी। ये क्या है? ये हायर ऑर्डर है। नीचे वाले क्या है? ये लोअर ऑर्डर है। तो ये कहते हैं कि जो हायर ऑर्डर है, जो सबसे जो ऊंचा पार्ट है, जो सबसे हायर पार्ट है, तो उसमें क्या है कि हमें डिफरेंट टाइप की लर्निंग, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि ब्लूम अपने टैक्सोनॉमी में कहते हैं कि जो हायर ऑर्डर है, यानी कि जो ऊपर के तीन हैं, सिंथेसिस है, एवेल्यूशन है, वो क्या है? हायर ऑर्डर है। उसमें क्या है? हमें डिफरेंट टाइप की टीचिंग और लर्निंग देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप के टीचिंग मेथड मिलते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग नोन एज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिसे हॉट्स कहते हैं, इज़ अ कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म बेस्ड ऑन लर्निंग। अब देखिए, ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, ये स्किल्स हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए। किसके ऊपर? लर्निंग में। यानी कि लर्निंग में कुछ भी हमें कुछ नया सीखना है, करना है, तो उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। एजुकेशन में रिफॉर्म की ज़रूरत है। वो किससे पॉसिबल है? वो है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल से। It involve the learning of complex judgmental skills such as critical thinking and problem solving। अब देखें यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आप, अगर आपने देखिए कोई टॉपिक सोचा है, समझा है, अच्छा से जाना है, तो आप ये समझेंगे कि ये टॉपिक है क्या, ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, वो आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। किसी की चीज़ के बारे में सही गलत का पता होना, तो हम उसे क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें गलत लगती है तो हम इसमें गलतियां ढूंढते हैं, तो वो होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसमें क्या है? हमें जजमेंटल स्किल आती है यहाँ पे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ अच्छे से सीख ली और आप देखेंगे इसमें कमियाँ क्या हैं, अच्छी क्या है, तो आप वो कैसे करेंगे? वो लर्निंग से ही करेंगे। तो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी आसानी से हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब, जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई भी दिक्कत आई, जैसे आपने बहुत लंबा टॉपिक, लेंथी टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन जब आपने उसे सॉल्व किया अच्छे से, तो आपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। मैथ्स के सवाल देखिए बहुत मुश्किल है, डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत मुश्किल लगता है जिन बच्चों को, लेकिन आप क्या करेंगे? उसे आसान कर लेंगे। जो आपके सामने प्रॉब्लम थी, आपने उसे सॉल्व कर लिया। सो देखिए, इन 1956 अंडर द लीडरशिप of Benjamin Bloom, a new vision for teaching, now called Bloom taxonomy, was developed, which focused on understanding, analysis and evaluating concept, principle, procedure। अब देखिए, 1956 में डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने एक नया विज़न दिया टीचिंग का, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसमें क्या था? फोकस किसके ऊपर करना था? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर और एवेल्यूएटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो इसी के जो प्रिंसिपल है, इसी का जो प्रोसीजर है, इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो आगे बढ़ी। यानी कि देखिए, एजुकेशन रिफॉर्म हुआ। एजुकेशन के यहाँ पे हमें कुछ लेवल्स बताए गए, जिसको ध्यान में रखते हुए हम उन लेवल को जांचते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। यानी कि जो लर्निंग के जो डोमेन है वो 3 है। कोग्निटिव डोमेन, जिसका मतलब है फोकस ऑन नॉलेज, यानी कि हमारी नॉलेज के ऊपर फोकस होना। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन, यानी कि फोकस ऑन स्किल, जिसमें हम देखिए कि जैसे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। अफेक्टिव डोमेन, यानी कि फोकस ऑन एटीट्यूड, जो हमारे हार्ट से जुड़ा है, दिल से जुड़ा हुआ है। कोग्निटिव मतलब दिमाग से संबंधित है, ये हमारे माइंड से।
जो हमारी नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। साइकोमोटर हमारे फिजिकल जो हैंड्स वगैरह है, फिजिकल जो चीज़ है उससे फोकस है, फोकस ऑन स्किल के ऊपर। इफेक्टिव डोमेन किससे, इफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या है, फोकस ऑन एटीट्यूड, जो हमारे हार्ट से जो हमारी भावनाएं, जो हमारा भावनाएं निकलती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता दूँ कि जो गांधी जी हैं, गांधी जी ने देखिए कंसेप्ट दिया है 3R का और 3H का, ये सीधा ही डायरेक्ट कनेक्ट करता है इससे। तो कैसे करता है, देखिए गांधी जी को जो 3H है, 3R है, उसका मतलब क्या है। 3H का मतलब है हैंड, हार्ट और हेड। हैंड, हार्ट और हेड। और R का मतलब है रीड, राइट और अर्थमेटिक, है ना। तो देखिए हैंड, हार्ट और हेड का मतलब क्या है, 3H का मतलब क्या है कि हमारा दिल, दिमाग और हमारे हाथ, यानी कि जब हमारा दिल दिमाग आपस में मिलता है तो हम अच्छे से एक्टिविटी करते हैं। देखिए यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन है ना, कि हमारे दिमाग से संबंधित है। साइकोमोटर क्या है, हमारे फिजिकल हैंड से, फिजिकल से है, जिसमें हम अपने फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। फैक्टिव डोमेन क्या है, जहाँ पे हमारा दिल जो काम करता है, हमारी भावनाएं काम करते हैं। तो सेम देखिए यहाँ पे गांधी जी ने भी कहा है कि जो हमारा हैंड, हार्ट और हेड है, यानी कि जो हमारा दिल दिमाग है, उसको अगर हम मिलाएं तो हम एक अच्छी एक्टिविटी करते हैं, उससे क्या है कि नई चीज़ निकल के आती है, यानी कि जो भी हमें करना है वो सही चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं आपको बताया साइकोमोटर फिजिकल एक्टिविटी, तो हैंड साइकोमोटर डोमेन किससे है, रीड से। हार्ट क्या है, स्पिरिचुअल, यानी कि राइट से। और कोग्निटिव डोमेन क्या है, अर्थमेटिक से, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम दिमाग से। और स्पिरिचुअल जो है हम लिखते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, राइट से लिखते हैं। और साइकोमोटर क्या है कि जब हम पढ़ते हैं, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। 3H गांधी जी के द्वारा, हैंड, हार्ट और हेड, ठीक है, हैंड, हार्ट और हेड। और कोग्निटिव में ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए हेड का काम क्या है, विज़न, ठीक है, विज़न क्या है, नॉलेज, कल्चर। हार्ट का काम क्या है, पैशन। हैंड्स का काम क्या है, एक्शन करना, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को सोचते हैं, नॉलेज को शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो दिमाग हो गया है ना, हमारे दिमाग में क्या है, बहुत सारी नॉलेज है। तो नॉलेज किस में होती है, दिमाग में। तो दिमाग किस में होता है, हेड में होता है ना, हमारे सर में। इसलिए हम इसमें नॉलेज को लेते हैं, शेयर करते हैं। हार्ट में क्या है कि हमारे अंदर जो भी मोटिवेशन आती है, जो भी स्ट्रेंथ आती है, जो भी चीज़ें हमारे अंदरूनी निकलती है, दिल से निकलती हैं। एक्शन में क्या है कि जब हम अपने हैंड, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ टास्क करते हैं, वो चीज़ें। तो कोग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर, अफेक्टिव के साथ साथ हमें ये 3H करने ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे अच्छे से देखिए। तो ये आपको किसी भी लेक्चर में नहीं मिलेगा, मेरी कोशिश है कि आपको मैं यहाँ पे डीपली समझाऊँ। सो देखिए फर्स्ट आता है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन क्या है कि हमारे दिमाग से संबंधित, यानी कि हमारी नॉलेज। तो देखिए कोग्निटिव डोमेन कंप्राइज 6 सब कैटेगरी, नेमली नॉलेज, नॉलेज के साथ देखिए कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूशन। देखिए यहाँ पे 6 चीज़ें हैं, ये वाली, इसमें ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इसमें कोग्निटिव में ये बताया गया कि हम जो चीज़ करते हैं वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। यानी कि देखें यहाँ पे कोग्निटिव डोमेन का मतलब क्या है, जब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी चीज़ें दिमाग से जुड़ी हुई हैं, माइंड से जुड़ी हैं। देखिए हम यहाँ पे नॉलेज लेते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, वैल्यूएट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम किससे करते हैं, दिमाग से। कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन इन्वॉल्व लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल एंड अदर 3 एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन इन्वॉल्व हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, है ना। आपको मैं यहाँ पे सिंपल सा क्लियर कर दूँ, देखिए ये वाली है, ये बताते हैं कि ये जो पहले 3 पार्ट है, नॉलेज से एप्लीकेशन तक, ये लो ऑर्डर है। ऊपर वाले जो है एनालिसिस, सिंथेसिस, एवल्यूशन, ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। द ओरिजिनल कोग्निटिव डोमेन was described and published in 1956. This work was written by Benjamin Bloom, Max Engelhardt, Edward First, वाल्टर हिल एंड डेविड कर्थवोल। अब देखिए
जो ओरिजिनल जो कॉग्निटिव डोमेन था वो किसने दिया था, वो प्रेस्क्राइब किया था 1956 में और पब्लिश हुआ था। ये वर्क रिटन किया गया था इन 5-6 जनों के साथ, ठीक है। ये जो 1 2 3 4 और ये 5 जो राइटर थे इन्होंने किया था। लेकिन ब्लूम का ही नाम आगे क्यों आया, है ना? ब्लूम का नाम आगे क्यों आया? क्योंकि देखिए वो ब्लूम जो थे वो सीनियर थे और प्राइमरी ऑथर थे, इसलिए उनका नाम पब्लिकेशन में सबसे पहले आता है। हम कहते हैं ना ब्लूम की टैक्सोनॉमी है वो कॉग्निटिव से रिलेटेड है, वो साइकोमोटर से, वो सभी से रिलेटेड है। तो देखिए ब्लूम के साथ साथ और भी राइटर थे और भी थे उसके साथ में, कि ताकि उन्होंने एक अच्छी जो है वो डोमेन दिए। लेकिन ब्लूम का नाम इसलिए ज़्यादा फेमस हो गया क्योंकि देखिए वो सबसे सीनियर भी थे और प्राइमरी ऑथर भी थे, इसलिए उनका नाम सबसे पहले पब्लिकेशन में आता है। Thus this seminal work because commonly known as ब्लूम टैक्सोनॉमी, इसलिए देखिए हम इसे ब्लूम टैक्सोनॉमी कहते हैं। ब्लूम के साथ और भी जो जाने थे उन्होंने भी यहाँ पे देखिए अपना सहयोग दिया, अपना साथ दिया है, लेकिन ब्लूम सीनियर होने की वजह से, प्राइमरी ऑथर होने की वजह से, इसलिए उनका नाम ज़्यादा फेमस हो गया और नाम ज़्यादा आगे आ गया। तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो ब्लूम के साथ और कौन से राइटर थे, ये एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। कॉग्निटिव डोमेन वाज रिवाइज्ड बाय लॉरेन एंडरसन एंड डेविड कर्थवॉल इन 2001। अब देखिए जो कॉग्निटिव डोमेन है इसे रिवाइज किया गया लॉरेन एंडरसन के द्वारा और डेविड कर्थवॉल के द्वारा किया गया। दीज जेंटलमैन आर प्राइमरी। अब देखिए जो डेविड कर्थवॉल है ये वही हैं जिन्होंने पहले 1956 में भी अपना योगदान दिया था, लेकिन फिर उन्होंने इसे क्या था रिवाइज किया लॉरेन एंडरसन के साथ मिलके। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन है, जो ब्लूम टैक्सोनॉमी चेंज की गई थी बाद में 2001 में रिवाइज की गई थी, तो वो किसने की थी? लॉरेन एंडरसन और डेविड कर्थवॉल ने। ये कौन थे? देखिए दीज जेंटलमैन आर द प्राइमरी ऑथर ऑफ द रिवीजन टू व्हाट हैड बिकम नोन एज ब्लूम टैक्सोनॉमी एंड ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव स्किल। ये देखिए प्राइमरी ऑथर थे जिन्होंने रिवाइज किया था। द न्यू वर्जन इन्वॉल्व रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालिसिस, एवेल्युएटिंग, रेटिंग। आपको यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये जो लॉरेन एंडरसन और डेविड कर्थवॉल थे ये स्टूडेंट थे किसके? बेंजामिन ब्लूम के। ये इन्हीं के ही स्टूडेंट थे। यानी कि जब 1956 में जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आई उसको रिवाइज किया गया उनके स्टूडेंट के द्वारा, फिर जिसमें नई चीज़ें ऐड की गई। जैसे देखिए रिमेंबरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, अप्लाई है, एनालिसिस है, एवेल्युएटिंग है और क्रिएटिंग है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें फैक्ट देखिए क्या है, हमें पहले ये देखना है कि कॉग्निटिव डोमेन है क्या। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है कि जो हमारे दिमाग से संबंधित है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम क्या है अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को नॉलेज लेते हैं, उनको लागू करते हैं, या हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके क्या करते हैं कि चीज़ों के बारे में सोचते समझते हैं, यानी कि जहाँ पे क्या है हमारा माइंड जो है वो काम करता है। दूसरी बात क्या है कि कॉग्निटिव डोमेन में देखिए जो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी गई थी वो कौन कौन से राइटर थे साथ में जुड़े हुए थे। उसके बाद ये जो लॉरेन एंडरसन है, डेविड कर्थवॉल है, ये 2001 में जिन्होंने रिवाइज किया था। अब देखिए यही सारी चीज़ें हम उसके ज़रिए समझते हैं। तो देखिए ये है 1956 यानी कि 1956 का डोमेन, ये है 2001 का डोमेन। तो देखिए पहले ये नाउन फॉर्म में था, अब ये वर्ब फॉर्म में आ चुका है। तो देखिए ये पहले 3 जो लेवल हैं ये लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, यानी कि यहाँ पे बेसिक काम होता है, लेकिन उसके ऊपर एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूशन है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें हाई ऑर्डर, बहुत ज़्यादा एक अलग स्तर पे, एक अलग लेवल पे यहाँ पे जो लर्निंग होती है, ये लो लेवल लर्निंग है, ये हाई लेवल लर्निंग है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, सिंपल 1956 में क्या था, देखिए जो नॉलेज है वो थी। नॉलेज में क्या था कि जो हम सिंपल नॉलेज लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 2 × 2 होता है 4। इंडिया आज़ाद कब हुआ था, इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1947 में। हमें यहाँ पे बेसिक चीज़ें याद करते हैं ना, जो हमें रटवाई जाती हैं, है ना। 1956 में ये जो चीज़ें आई थी, जैसे 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद 2 × 2 4 होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हमें एक स्टैटिक पार्ट हमें बताती है, एक सिंपल सा, है ना। तो उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या है कि हम जब चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड समझते हैं,
जब आप कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, देखिए आपको उसमें पैराग्राफ दिया जाता है, आपको उसमें क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, तो पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ना होता है, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि पहले आपको चीज़ को समझना होता है। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जो आपको नॉलेज दी गई है, फिर आप यहाँ पे क्या है उसे समझेंगे, जानेंगे। 2 into 2 4 होता है, क्यों होता है ये समझना पड़ेगा। 1947 में जो आज़ाद हुआ था इंडिया, जो हमने नॉलेज में पढ़ा है, लेकिन कैसे हुआ था, कैसे आज़ादी मिली थी, पूरी आपको यहाँ पे उसमें समझाया जाएगा। नॉलेज में हमने सिंपल पढ़ा, कॉम्प्रिहेंशन में हमने उसे समझा। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करके देखना। जब आप देखिए एग्ज़ाम जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यूजीसी नेट की तैयारी की, उसके बाद क्या किया, फिर आपने तैयारी करने के बाद जितनी तैयारी की थी, उसके बाद फिर आपने क्या किया कि उस तैयारी के साथ फिर आपने एग्ज़ाम दिया, यानी कि आपने अपनी नॉलेज को अप्लाई किया एग्ज़ाम में। उसके बाद देखिए एनालिसिस किया। एनालिसिस मतलब क्या होता है कि जब आपने एग्ज़ाम दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम देने के बाद जब आपके मार्क्स मान लीजिए आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो आपने ये सोचा कि हाँ मैं यहाँ पे मैंने गलती की थी, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, तो आप अपनी कमियाँ वहाँ पे गिनते हैं, एनालिसिस करते हैं, है ना। तो अगर आपका मान लीजिए क्वालिफाई हो गया, आपका टारगेट था जेआरएफ का, लेकिन आप करे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई, तो आप एनालिसिस करके देखेंगे कि कमी कहाँ पे रह गई। तैयारी तो आपने जेआरएफ की थी, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर हो तो गया, लेकिन उसमें कहाँ पे कमी रह गई। फिर आप पूरा एनालिसिस करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने क्वेश्चन चाहिए थे। तो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को तोड़ना, है ना। एनालिसिस क्या है, चीज़ों को तोड़कर समझना, बिल्कुल ही तोड़ देना, टुकड़ों में बांट देना, उसे बिल्कुल समझना, एनालिसिस करना, हर एक पार्ट को अच्छे से समझना। नेक्स्ट है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है, देखिए सिंथेसिस होता है नई नॉलेज को क्रिएट करना, है ना, क्रिएट ए न्यू नॉलेज। जब हम किसी नई चीज़ का क्रिएशन करते हैं, एनालिसिस में हम तोड़ते हैं, सिंथेसिस में हम चीज़ों को क्रिएट करते हैं। जब हम क्रिएशन करते हैं एक नई चीज़ का, जब हम ट्रिक्स निकाल लिए या कुछ निकाल लिए, ये सारी चीज़ें, जब हमने एक नई चीज़ बना दी, लेसन बहुत लंबा था, लेकिन आपने क्या किया, उसे शॉर्ट नोट्स में बना दिया, है ना, वो चीज़। लास्ट में था एवेल्यूशन, यानी कि उसका हमने मूल्यांकन किया, एवेल्यूशन किया कि जो हमने सीखा है, समझा है, क्या वो सही है, गलत है, क्या है। तो देखिए ये सारी चीज़ें पलटी, ये सारी चीज़ें पलटी कहाँ पे, 2001 में। अब इसमें 9 to वर्क फॉर्म आया। अब इसमें हुआ क्या, देखिए यहाँ पे नॉलेज का नाम क्या हो गया, रिमेंबर, मतलब सेम है लेकिन नाम इसका नया आ गया, रिमेंबर आ गया। और कॉम्प्रिहेंशन का नाम आ गया अंडरस्टैंडिंग या अंडरस्टैंड, है ना। नॉलेज में देखिए हम समझते हैं, रिमेंबर में भी हम चीज़ को याद रखते हैं, है ना। 2 into 4 नॉलेज ली या रिमेंबर की एक ही बात है। कॉम्प्रिहेंशन में समझा, अंडरस्टैंड में भी हमने चीज़ें को समझा। एप्लीकेशन है, अप्लाई एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ पे नाम बदला है, मतलब सेम है, एनालिसिस में भी सेम है। देखिए 1956 और 2001 में कॉमन बात है कि जो पहले जो 4 लेवल है नीचे वाले, ये कॉमन है, लेकिन जो ऊपर के 2 लेवल है ये आपस में बदल गए। 1956 में जहाँ पे एवेल्यूशन सबसे ऊपर था, लेकिन 2001 में एवेल्यूशन को नीचे कर दिया गया। सिंथेसिस जहाँ पे नीचे था उसे सबसे ऊपर कर दिया गया, इनकी क्रिएट करना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, 2001 के अकॉर्डिंग क्या है, पहले हम चीज़ों को याद रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं, फिर उसे अंडरस्टैंड करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद फिर हम मूल्यांकन करते हैं, एवेल्युएट करते हैं कि जो हमने सीखा है, समझा है, वो क्या है। लास्ट में हम क्रिएट करते हैं, यानी कि पढ़ के, सीख के, समझ के, एनालिसिस करके, अप्लाई करके, सब कुछ करने के बाद एवेल्यूशन भी कर लिया, फिर हमने क्या किया, क्रिएट किया। जैसे मान लीजिए आपने जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो 50 पेज का टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, है ना। पहले आपने उसे याद भी किया, फिर आपने अंडरस्टैंड किया, फिर अप्लाई किया, फिर आपने एनालिसिस किया, फिर आपने एवेल्यूएट किया कि हाँ मैंने ये अभी पूरा कर लिया। फिर आपने क्या किया, क्रिएट किया, जो 50 पेज थे फिर उसको क्या किया आपने 10 पेज में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्ट करके क्रिएट कर दिया। आपने क्या किया, एक नई चीज़ को क्रिएट किया, तो क्रिएट सबसे ऊपर आ गया। वैल्यूएशन पहले 1956 में सबसे ऊपर था, क्रिएट नीचे था, लेकिन क्या है अभी क्रिएट सबसे ऊपर कर दिया कि आपने जो चीज़ सीखने समझ के बाद, एवेल्यूशन करने के बाद, उसके बाद जो चीज़ बनाई है वो सबसे ऊपर आ गई। तो बस इतना सा फ़र्क है, ये पहले 4 लेवल सेम है, 2 लेवल यहाँ पे बदले हैं। सिंथेसिस यानी कि क्रिएट ऊपर आ गया, वैल्यूएशन यानी कि नीचे आ गया। तो देखिए ये था कॉग्निटिव डोमेन का, यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया इसका पूरा। अब बारी आती है अफेक्टिव डोमेन की, जहाँ पे देखिए कॉग्निटिव हमारा रिलेटेड था दिमाग से, वही देखिए हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो
रिलेटेड है हमारी फीलिंग से, यानी कि हमारे हार्ट से या दिल से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, दिस डोमेन वाज प्रपोज्ड बाय क्रथवोल, डेविड क्रथवोल, जो स्टूडेंट है मिजामिन, ठीक है, सॉरी डॉक्टर ब्लूम के। इट इज कंसर्न्ड विद feelings and emotion which can be arranged as simple to complex, receiving, responding, valuing, ऑर्गेनाइजेशन एंड करेक्टराइजेशन। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इफेक्टिव डोमेन में हम क्या करते हैं, चीज़ों को, ये क्या है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। पहले हम आसान चीज़ों को पकड़ते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स को। पहले हम नॉलेज को क्या है, रिसीव करते हैं, फिर इसका रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उसकी वैल्यू देखते हैं, फिर इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका करेक्टराइजेशन करते हैं। यानी कि इसमें क्या है कि हमारी फीलिंग्स आती है अंदर से, है ना। पहले हमने जो नॉलेज ली है, फिर हमें फील हुआ ये क्या है, ये बुरा है, अच्छा है, ये मुश्किल है, कैसा है। फिर हमने जब देखिए आपके सामने कुछ चीज़, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने डाटा इंटरप्रिटेशन आया या मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो आपको फील हो गया, आपने नॉलेज रिसीव की, आपको फील हो गया कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। जब भी आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है तो आप हमेशा डर जाते हैं। जब आपको चीज़ आसान आती है तो आपकी फीलिंग क्या है, आप अंदर से खुश होते हैं। तो ये क्या है, हमारा अफेक्टिव डोमेन। यानी कि जब हमें चीज़ें मुश्किल लगती हैं, हम बहाने बनाते हैं, है ना, हम उससे भागते हैं, तो हमारी फीलिंग अंदर से आती है ना कि हाँ ये मेरे से होगा नहीं। लेकिन जो आपको चीज़ आसान लगती है, आ जाती है, फिर आप उससे भागते नहीं हैं, फिर वो आपको वो जो फीलिंग है वो आपकी वो चेंज हो जाती है, वो पॉजिटिव फीलिंग हो जाती है। तो ये क्या है, इफेक्टिव डोमेन, यानी कि चीज़ों का हमारी भावनाओं के साथ, हमारे दिल के साथ जुड़ा होना। कोग्निटिव क्या था, दिमाग से, इफेक्टिव क्या है, हमारी फीलिंग से। साइकोमोटर क्या है, साइकोमोटर देखिए पी से साइको और पी से फिजिकल, तो आप इसे भूलिए मत। इसमें हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पी से साइको, पी से फिजिकल। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पे हम करते हैं। देखिए इसे काइनेस्थेटिक डोमेन भी कहते हैं। इट रिलेट्स टू द नेचुरल ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स। There are different model of psychomotor domain. Simpson had include perception, set, guide response, mechanism, complex overt response. इसका मतलब क्या है, to know what will be the result immediately after performance। यानी कि देखिए साथ में है यहाँ पे अडेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे देखिए क्या है कि हम इसमें क्या है, नेचुरल रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे इसमें क्या है कि देखिए ये डिफरेंट टाइप के मॉडल जो है इसमें साइकोमोटर डोमेन की क्या है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने कुछ भी चीज़ सीख ली, है ना, फिर हमने उसे लिखा, है ना, फिर हमने उसे लिखना शुरू कर दिया, उसे अप्लाई ऑर्गेनाइज वे में करना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर ली, फिर आपने उसे कागज़ पे लिखना शुरू कर दिया, आपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। ये क्या है, ये साइकोमोटर डोमेन में आते हैं। पहले क्या है, दिमाग में चीज़ों को रखना, हमारी तो नॉलेज जो दिमाग में होती है। इफेक्टिव डोमेन में क्या आया कि हमने चीज़ों को फील किया, समझा, फिर साइकोमोटर में आया कि हमने उसे उतारा कागज़ पर या उसे हमने लिखा जो हमारे दिमाग में था, जो हमारे दिल में था, ऑर्गेनाइज वे में किया, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हम रिस्पॉन्स देते हैं। डेव यूज्ड इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसिशन, articulation, naturalization. Harrow talk about movement by using reflex movement, fundamental movement, perceptual ability, physical activity, skilled movement and non-discursive communication। तो देखिए यहाँ पे हम इसके बारे में, जैसे यहाँ पे हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ है, हम क्या लिखते हैं, हमारा स्किल कैसा है, स्किल डेवलपमेंट होता है ना, कि हमारा जो स्किल है वो कैसा है, किसी चीज़ को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना, वो चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें आती है कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। सो देखिए जो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने नॉलेज वगैरह तो देख लिया, जो 2001 का है, तो उसे हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। देखिए रिमेंबरिंग का मतलब क्या है, लेवल 1 है, ये 2001 वाला है, जो नया आया है 2001 वाला। ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, लेकिन फिर आपको मैं 2001 वाला जो अपडेटेड है वो समझाता हूँ। देखिए रिमेंबर का मतलब क्या है, लर्न आर एबल टू रिकॉल ए वाइड रेंज ऑफ प्रीवियसली लर्न मटेरियल फ्रॉम स्पेसिफिक फैक्ट टू कंप्लीट थ्योरीज, बट दिस लेवल मेयरली रिक्वायर्स bringing to mind the appropriate information. Sample words include label, list, choose, read, recall, record, relate, review, select,
राइट। देखिए रिमेंबर में क्या है, हम चीज़ों को याद रखते हैं। रिमेंबर का पहले नाम क्या था, नॉलेज में, नॉलेज नाम था ना 1956 में, 1956 में। लेकिन रिमेंबर कब नाम आया इसका, जब 2001 में। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम स्पेसिफिक फैक्ट, यानी कि जब हम किसी चीज़ का स्पेशल फैक्ट याद करते हैं। 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया। 1950 में क्या था, हमारा जो रिपब्लिक डे, हमारा कानून बना, है ना। तो गांधी जी का जन्म कब था, 1869, 2 अक्टूबर। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं जब हम फैक्ट को याद करते हैं, एग्जैक्ट, है ना। जैसे फैक्ट क्या है, 1956 में बेंजामिन ने, ब्लूम ने क्या था, अपना टैक्सोनॉमी दिया, 2001 में फिर से दिया। तो ये हमने फैक्ट याद किया, क्यों किया, क्या किया, ये हमने यहाँ पे नहीं जाना, ये किस में जानेंगे, अंडरस्टैंड में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम चीज़ों को स्पेसिफिक फैक्ट को करते हैं तो उसमें हम मेनली चीज़ क्या करते हैं, हम लेबल, लिस्ट, चूज, रीड, रिकॉल, ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं, है ना। ये क्या है, ये वर्ब्स हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। यहाँ पे हमारा काम क्या है, रिमेंबर में या नॉलेज में सिर्फ चीज़ को समझना। अंडरस्टैंड में क्या है, जब हम चीज़ों को अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं। यानी कि रिमेंबर में हमने क्या देखा था, इसमें 1956 में और 2001 में क्या था, ब्लूम टैक्सोनॉमी थी, पहले ये आई, उसके बाद इसे रिवाइज किया गया। रिमेंबर में किया। अंडरस्टैंडिंग में क्या देखा कि जो 1956 में आई थी, उसके बाद 2001 में आई थी, उसे रिवाइज क्यों किया गया। अभी जो ये लेक्चर आपको मैं ये दे रहा हूँ, ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर है। यानी कि पूरा खोजना कि ये 1956 में क्या था, 2001 में क्या था, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रिमेंबर हमने चीज़ को याद रखा, अंडरस्टैंडिंग में चीज़ को समझा, वो चीज़ है क्या, है ना। यहाँ पे चीज़ को डिफाइन किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, एक्सप्लेन, इंटरप्ट किया जाता है, और क्लासीफाई, ट्रांसलेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो तीसरा है यहाँ पे अप्लाई करना। अप्लाई मतलब क्या है, देखिए अप्लाई क्या है कि जब हमने रिमेंबर भी कर लिया, जब हमने अंडरस्टैंड भी कर लिया, अब बारी आती है अप्लाई करने के लिए। अप्लाई कहाँ पे, आपको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में। जब देखिए आपने पूरा पेपर 1 पेपर 2 अच्छे से यूजीसी नेट की तैयारी कर ली, अब बारी आती है एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए कि जो आपने सीखा है, आपका जो भी कुछ आता है, तो उसे आप एग्ज़ाम में जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अपना नॉलेज वहाँ पे अप्लाई करेंगे, है ना। लर्नर अप्लाई देयर नॉलेज बाय यूजिंग इन अनदर फैमिलियर सिचुएशन फ्रॉम द वन इन विच इट वाज लर्नड। यानी कि जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करने के बारी है, चाहे वो एग्ज़ाम हो चाहे कुछ हो। द एप्लीकेशन में इंक्लूड रूल्स, मेथड, कंसेप्ट, प्रिंसिपल, लॉ एंड थ्योरीज। देखिए यहाँ पे क्या है, अडेप्ट है, अप्लाई है, चेंज है, कंप्यूट है, कंस्ट्रक्ट, जर्नलाइज, इंटरप्रेट, इलिस्ट्रेट, मेक, शो, सॉल्व। यानी कि देखिए आपने पूरी यूजी नेट की तैयारी कर ली, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, फिर आपने नॉलेज को अप्लाई किया। उसके बाद लेवल 4 आता है एनालिसिस का, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग का। अब देखिए आपने रिमेंबर किया, अंडरस्टैंड किया, अप्लाई भी कर दिया। अब देखिए आपका टारगेट था जेआरएफ का, आपका क्वालिफाई हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर, या आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उसमें आप एनालिसिस करके देखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करके देखेंगे कि आपकी कमी कहाँ पे रह गई। आपके पास पेपर में 50 क्वेश्चन थे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन थे, तो आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कहाँ पे गलती की, क्या था क्या नहीं था, ये सारी चीज़ आप एनालिसिस करके देखेंगे। एनालिसिस होता है कि आप हर एक पार्ट को टुकड़ों में बांट देते हैं, है ना। ये कहेंगे कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 में मैंने 50 क्वेश्चन में थे इतने सही किए, पेपर 2 में से इतने सही किए, तो फिर आप उसका कैलकुलेशन करते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं कि जो आपने जो सीखा है, जो कुछ है, आप उसे ब्रेक कर देते हैं पार्ट्स में। इनकी जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं कि ताकि आप उसे और अच्छे से समझ पाएँ, आप किसी कंक्लूजन पे निकल पाएँ, वो चीज़ें। इसमें क्या है, एनालिसिस, डिस्टिंग्विश यानी कि डिफरेंस, डिड्यूस और कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, इन्फर, डिकंस्ट्रक्ट, डिफरेंशिएट, कैलकुलेट, ये सारी चीज़ें आती हैं। जब आप अपनी नॉलेज को टुकड़ों में बांट देते हैं, फिर आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, वो होता है एनालिसिस। देखें यहाँ पे 5वां लेवल क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग का, यानी कि इवैल्यूएट का। फिर आपने देखिए लर्नर एवैल्यूएट व्हेन दे यूज इन डेप्थ रिफ्लेक्शन, क्रिटिसिज्म एंड असेसमेंट टू जस्टिफाई डिसीजन ऑफ और कोर्स ऑफ एक्शन। सैम्पल वर्ड देखिए, अप्रेज, आर्गू, असेस, चूज, कंपेयर, कंक्लूड, क्रिटिसाइज, क्रिटिक, डिबेट, डिटरमाइन, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट, एवेल्युएट,
इन्फर, जज, जस्टिफाई, मेजर, रेकमेंड, वैलिडेट, ये सारी चीज़ें देखिए इसमें आती हैं। यहाँ पे क्या है कि जब आपने एवेलुएट किया, क्रिटिकल थिंकिंग किया, देखिए क्रिटिकल थिंकिंग आप लेवल 5 में भी कर रहे हैं, 6 में भी कर रहे हैं, इसके साथ हमें क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस में भी लेवल 4 में भी किया था। यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो आपका लेवल 4, 5 और 6 एनालिसिस, एवेलुएट, क्रिएट पे ये चलता ही रहेगा। एवेलुएट में क्या है कि आप एवेलुएट करेंगे, है ना। एनालिसिस में क्या था, आपने एनालाइज किया, टुकड़ों में बांटा। एवेल्यूशन में क्या है कि आपने ओवरऑल एवेलुएट किया कि आपका रिजल्ट क्या है और आपको अब क्या करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एनालिसिस किया ना, मैंने पेपर 1 में इतने क्वेश्चन ठीक किए, पेपर 2 में इतने क्वेश्चन ठीक किए, आपने गलतियां नहीं देखी। एवेल्यूशन में क्या था कि आपने अब एक फाइनल डिसीजन यहाँ पे देख लिया कि आपको क्या करना है, आपको अगली बार तैयारी करनी है, आपको क्या करना है, फिर आप प्रॉपर प्लान बना के यहाँ पे चलते हैं। एवेल्यूशन में आप पूरी ही चीज़ का एक निचोड़ निकाल लेते हैं, वो होता है एवेल्यूशन। सो लास्ट है क्रिएट यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, लर्नर क्रिएट व्हेन दे जनरेट न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और वेज ऑफ व्यूइंग थिंक। सैम्पल वर्ड देखिए, एक्ट, असेंबल, कंबाइंड, कंपोज, कंस्ट्रक्ट, क्रिएट, डिज़ाइन, डेवलप, फॉर्मुलेट, जनरेट, हाइपोथेसिस, इमेजिन, प्रेडिक्ट, प्लान, प्रिपेयर, प्रोड्यूस। तो देखें यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है कि आपने सारा कुछ देख लिया, अब आपने सोचा, जैसे मान लीजिए पेपर 1, पेपर 2 आपने दिया, आपका क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपने पूरा एवेलुएट कर लिया, फिर आपने क्या किया, एक क्रिएशन किया न्यू नोट्स का, है ना। आपने देखा कि ये एग्जाम में क्वेश्चन आए थे, ये तो मैंने पढ़े ही नहीं थे, फिर आपने वो टॉपिक ऐड किए जो आपने पहले पढ़े नहीं थे, जो आपको चीज़ें मुश्किल लगती थी पहले, आपने फिर उसे पकड़ा, है ना। आपने क्या किया, एक नए नोट्स का क्रिएट किया, फिर आपने उसे क्रिटिकल थिंकिंग से क्या किया, एक नए नोट्स को लेके आए, जो क्वेश्चन आपने छोड़े थे फिर आपने उसे भी किया, यानी कि अब यहाँ पे आपने एक अच्छे नोट्स खुद से बनाए, फिर आपने सोचा कि इस बार मैं फिर से तैयारी करूँगा या करूँगी, मैं एक अच्छे नोट्स को बनाऊँ। तो आपने क्या किया, लेवल 6 में क्रिएट कर दिया। अभी तक आपने एवेल्युएट किया, अब आपने यहाँ पे क्या था, क्रिएट किया कि ताकि आपको कोई भी बुक ना पढ़ने पड़े, कोई भी नोट्स ना बनाने पड़े, आपने एक अच्छे नोट्स बना लिए। यानी कि जब भी आप किसी नई चीज़ का क्रिएशन करते हैं वो। तो देखिए फैक्ट्स क्या है यहाँ पे, देखिए बिकॉज क्वेश्चन यूज्ड ऑन नेशनल बोर्ड्स rely on critical thinking, make sure that you include the full spectrum of learning that includes taxonomy 4 level 2 थ्रो 6 लेवल। देखें यहाँ पे क्या है कि पहले जो 3 लेवल हैं वो लोअर लेवल के हैं, जो आखिरी के 3 हैं लेवल 4 to 6 वो क्या है, वो हायर लेवल के हैं। तो ये क्या है, ये टैक्सोनॉमी में इंक्लूड है, इनकी ये किस में इंक्लूड है, टैक्सोनॉमी में, इनकी क्लासिफिकेशन में। तो ये हमेशा ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जब भी आपको लर्निंग करनी है, फुल स्पेक्ट्रम में अच्छे से लर्निंग करनी है, तो आपको जो लेवल 4, 5 और 6 है, एनालिसिस का, एवेल्यूशन का, क्रिटिकल थिंकिंग का, है ना, तो यानी कि क्रिएशन का या सिंथेसिस का, तो ये आपको अच्छे से करना है। व्हेन यू थिंक एक्टिवली अबाउट द मटेरियल यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग, you process the idea more thoroughly and construct extensive cognitive network, connecting new idea together and linking them to what you already know। तो देखिए जब भी आप किसी मटेरियल के बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप क्या है उसे लिंक करते हैं अपने प्रीवियस नॉलेज से। तो प्रीवियस नॉलेज से क्या है कि जब आप कनेक्ट करते हैं आपको एक नई आइडिया मिलता है। देखिए जब आपने कोई चीज़ पढ़ी है ना, आपने मान लीजिए वो चीज़ को 2 बार पढ़ा है, तीसरी बार जब आप वो चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी। आप देखिए आपने पहले अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा होगा, फिर आपने ये मेरा लेक्चर देखा, आपको इसमें बहुत सारी नई चीज़ें देखने को, सुनने को मिली होंगी। रिमेंबर दैट you do not learn much just by reading, memorizing and recalling material। अब देखें यहाँ पे क्या है, अगर आप रीडिंग करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिकॉलिंग करते हैं मटेरियल को, तो आप ये समझिए कि आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन यू मस्ट एक्टिवेट योर लर्निंग बाय टॉकिंग अबाउट इट, राइटिंग अबाउट इट, रिलेटिंग इट टू पास्ट एक्सपीरियंस, अप्लाइंग इट टू योर डेली लाइफ, इन शॉर्ट मेकिंग इट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। यहाँ पे सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि जब आप रीडिंग करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना कब है, जब आप उसे दूसरों से शेयर करेंगे, अपनी लाइफ में उसे यूज़ करेंगे, तो आप समझिए कि आप लर्निंग कर रहे हैं। देखिए जो आपने चीज़ पढ़ी है वो सही है, गलत है, क्या है, आपको कैसे या एंड्रागॉगी या एंड्रागॉजी
जिसे कहते हैं एंड्रागोगिकल अप्रोच। तो पैडागोगी क्या होती है, एंड्रागोगी क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपके जो सिलेबस के साथ जुड़ा हुआ है, तो आप इसे ध्यान से करिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, पहली बात आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ कि पैडागोगी का मतलब क्या है, कि जब टीचर स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो होती है पेडागोगी। और एंड्रागोगी का मतलब क्या है, कि जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, अडल्ट को पढ़ाया जाता है, तो वो है एंड्रागोगी। यानी कि पैडागोगी मतलब जब छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है वो है पैडागोगी। एंड्रागोगी मतलब क्या है, कि जब बड़े बच्चों को, अडल्ट्स को पढ़ाया जाता है, वो है एंड्रागोगी। तो ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस था। तो देखिए, इसमें अप्रोच करते हैं। तो इससे पहले हम जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट लर्निंग, द वर्ड्स pedagogy and andragogy are often thrown around. Both of Greek origin, pedagogy literally translates, देखिए pedagogy जो है ये सभी ग्रीक भाषा से निकले हैं, pedagogy एंड्रागोगी। जो pedagogy है तो उसे देखिए पैडी यानी कि इसका मतलब है चाइल्ड, और एगो इसका मतलब है गाइड, यानी कि चाइल्ड को गाइड करना। पैडी मतलब क्या हुआ, ये पैडागोगी किससे बना है, पैडी और एगो से। पैडी मतलब चाइल्ड, एगो मतलब गाइड, यानी कि चाइल्ड को, बच्चे को गाइड करना। तो एंड्रागोगी का मतलब क्या है, देखिए एंड्रागोगी मतलब एंड्रास और एगो से बना है। एंड्रास मतलब मैन और एगो मतलब गाइड। पैडी मतलब चाइल्ड है, एंड्रास मतलब मैन है, तो मैन को गाइड करना। वाइल बोथ वर्ड्स रेफर टू लर्निंग स्ट्रेटजी, दे हैव देयर ओन डिस्टिंक्ट फिलॉसफी। अब देखिए, दोनों ही शब्द जो है वो किस लिए बने हैं, ये लर्निंग स्ट्रेटजी के लिए है। तो ये दोनों ही जो फिलॉसफी है, यानी कि इनकी अलग अलग फिलॉसफी है, तो इसे हम चर्चा करेंगे। दोनों है, पढ़ने का स्टाइल है, लेकिन दोनों में अलग अलग फिलॉसफी है। देखिए, एंड्रागोगी रेफर्स टू मेथड एंड अप्रोचेज यूज्ड इन अडल्ट एजुकेशन एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, गेनिंग एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब देखिए, जो एंड्रागोगी है वो किसे रेफर करती है, वो अप्रोच के लागू करती है कि जिसमें अडल्ट को एजुकेशन दी जाती है, यानी कि जिसमें अडल्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है, बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि जो वो खुद बनना चाहते हैं, है ना। जो बड़े बच्चे खुद बनना चाहते हैं तो उन्हें समझाया जाता है कि वो अपना गोल कैसे करें। जैसे आपको यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है, आप बड़े बच्चे हैं, तो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, कि आपका गोल है आपको यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना। तो इसमें क्या है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, और आपके सामने जितनी भी चीज़ें आती हैं आप उनकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन कंट्रास्ट, पैडागोगी इज एन एजुकेशन मेथड in which the learner is dependent on the teacher for guidance, evaluation and equation knowledge। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है, कि जो पैडागोजी जो है वो क्या है, एजुकेशन मेथड है, किसमें, लर्नर इसमें क्या है, डिपेंडेंट होके सीखता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, सिंपल सी बात क्या है, जहाँ पे हम बात करते हैं एंड्रागोगी की, वहाँ पे बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन, अब बात करते हैं हम पैडागोगी की, तो वहाँ पे क्या है, कि छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो टीचर की गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, और उनका एवेल्यूशन होता है और नॉलेज उनको मिलती है। यानी कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो जो बच्चे टीचर के सहारे सीखते हैं, वो है पैडागोगी। एंड्रागोगी में क्या है, कि अडल्ट एजुकेशन है, चाहे वो टीचर से पढ़े चाहे वो खुद से पढ़े, वो है एंड्रागोगी। तो देखिए, पैडागोगी सबसे पहले करेंगे, पैडागोगी या पैडागोगिकल अप्रोच क्या है। तो देखिए, यहाँ पे पैडागोगी रेफर्स टू द इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर, स्टूडेंट्स एंड द लर्निंग इन्वायरमेंट एंड द लर्निंग टास्क। अब देखिए, ये पैडागोगी क्या रेफर करता है, कि जो इंट्रैक्शन है किसके बीच में, टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में, और लर्निंग इन्वायरमेंट में। अब देखिए, एक जगह पे लर्निंग एनवायरनमेंट है, एक जगह पे टीचर है, एक जगह पे स्टूडेंट है, और टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी कि टीचर, स्टूडेंट, और टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसमें, एक लर्निंग इन्वायरमेंट में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसके लिए एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छा होना मतलब कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को शांत माहौल में पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, कि ताकि जो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना, ताकि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आप
शांत जगह पे देखेंगे तो आपको वो जल्दी समझ में आएगा। अगर आपने साथ में टीवी ऑन करके रखा हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा ही होता है जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो स्कूल में क्या है कि बच्चों को पूरा फोकस करना होता है टीचर के ऊपर कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। अगर वो फोकस बिल्कुल नहीं करेंगे तो बच्चों को समझ में आएगा नहीं। तो इसलिए क्या है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे बच्चों को टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, वो चीज़। दिस ब्रॉड टर्म इंक्लूड्स हाउ टीचर एंड स्टूडेंट रिलेट टुगेदर एज वेल द इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इम्प्लीमेंटेड इन द क्लासरूम। अब देखिए, ये जो टर्म है इंक्लूड है किसके लिए है, टीचर्स के लिए है और स्टूडेंट के लिए है, कि वो कैसे क्लासरूम में जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है, इंस्ट्रक्शनल अप्रोच मतलब कि एक स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, एक टाइम पे कितना सिलेबस कवर करना है, कितनी चीज़ कवर करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यानी कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इंस्ट्रक्शनल अप्रोच को, किस ज़रिए से पढ़ाते हैं, वो इसमें आता है। देखिए, जब भी टीचर बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं, कभी भी एक ही बार में पूरा लेसन नहीं पढ़ाते। वो हमेशा उस चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो बिल्कुल बेसिक होती है, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि जो बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं टीचर, वो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच के द्वारा पढ़ाते हैं, सभी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाते हैं। ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन क्या है। लेसन्स आर स्ट्रक्चर्ड सो दैट मल्टीपल कॉम्प्लेक्स आंसर आर पॉसिबल। अब देखिए, यहाँ पे क्या ओपन एंडेड इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो लेसन पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद क्या है, देखिए वहाँ पे मल्टीपल जो कॉम्प्लेक्स आंसर या मल्टीपल जो आंसर है वो होते हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट सिंपली स्टीड टुवार्ड्स वन राइट आंसर। अब देखिए, जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, कुछ एक चीज़ का उसने मतलब पूछा, हर एक का जवाब अलग अलग होगा। तो इससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट हमेशा ही सही आंसर बता दे, है ना, एक ही बार में सारा आंसर बता दे। सभी का क्या है, अलग अलग आंसर होगा। जैसे टीचर ने बच्चों को कुछ भी पूछा, हर एक का अपना ओपिनियन होगा। तो इससे क्या है, बच्चे उस चीज़ के बारे में क्या है कि सोचते हैं, है ना। उस चीज़ के बारे में क्या है कि वो सोचते हैं ये चीज़ है क्या। जैसे मान लीजिए अब देखिए, मान लीजिए बच्चों को क्लास में टीचर ने हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा, है ना। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा तो हर एक बच्चे ने क्या किया, अपना अलग तरीके से आंसर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं है कि हर एक जो आंसर है वो राइट आंसर ही पहली बार में दे दे। तो उसमें क्या है कि सभी का आंसर अलग अलग होगा। उसका राइट आंसर क्या है कि फिर उसको बाद टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पे समझाते हैं या सीधे ही उसे समझाते हैं। यानी कि जो भी टीचर बच्चों से सवाल पूछते हैं, जो भी कुछ पूछते हैं, तो चाहे उसका कॉम्प्लेक्स आंसर हो, चाहे मल्टीपल आंसर बच्चों के द्वारा दिए जाते हैं, तो फिर टीचर उनका राइट आंसर बाद में उनको बताते हैं। इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब देखिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है। लर्निंग ब्रिंग टुगेदर कंटेंट एंड स्किल्स फ्रॉम देन वन सब्जेक्ट एरिया। कंटेंट फ्रॉम ए नंबर ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया इज रीडली आइडेंटिफेबल। अब देखिए, इंटीग्रेटेड लर्निंग में क्या है कि जैसे जो भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो भी कंटेंट पढ़ाया जाता है, जो भी कुछ पढ़ाया जाता है, तो वो एक सब्जेक्ट को जैसे वो पढ़ाते हैं तो उसमें क्या है कि अलग अलग तरह का स्किल है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाना। इंटीग्रेटेड क्या है, जब बच्चों को कंटेंट पढ़ाया जाता है क्लास में, तो वो क्या होता है कि एक सब्जेक्ट को पढ़ाने में क्या है कि डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया, है ना, डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया। यानी कि जब एक बच्चों को क्लास में सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है तो उसमें क्या है कि जो कंटेंट होता है वो अलग अलग एरिया से जो लिया जाता है ना, एरिया से लिया जाता है। तो जैसे मान लीजिए बच्चों की क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो बुक में लिखा है वो तो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ वो भी एग्जाम्पल देंगे, वो भी चीज़ साथ में उसे समझाएंगे जो बुक में है ही नहीं है ना। यानी कि एक चीज़ को पढ़ाना है, लेकिन क्या है साथ में डिफरेंट 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 तरीके की यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया की यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे एग्जाम्पल दी जाएगी, है ना। कुछ चीज़ें देखिए टीचर खुद से ऐड कर देते हैं बीच में, वो चीज़ कि ताकि बच्चों को समझ में आए। इंक्वायरी लर्निंग देखिए, यहाँ पे क्या है, लर्निंग इज डायरेक्टेड बाय क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस दैट स्टूडेंट्स वर्क टू एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे क्या इंक्वायरी लर्निंग क्या है कि
जब भी लर्निंग होती है किसके द्वारा होती है, क्वेश्चन के द्वारा, किसी प्रॉब्लम के द्वारा या किसी चैलेंज के द्वारा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या है कि टीचर को जानना होता है कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को कितना आता है कितना नहीं आता। तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछेंगे, फिर बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता, उनके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए टीचर ने पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है ना, तो उसमें क्या है कि बच्चों को प्रॉब्लम आ गई, तो टीचर क्या करेंगे कि बच्चों की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर देंगे। तो क्या है, इंक्वायरी लर्निंग, यानी कि बच्चों के अगर क्वेश्चन ना आए या उनकी कोई भी इंक्वायरी हो, कुछ भी हो, तो बच्चों को वो समझा देते हैं आराम से। तो वो है इंक्वायरी लर्निंग। या बच्चों को कहीं भी देखिए दिक्कत आए कुछ टॉपिक में, तो वो आराम से समझा देंगे उनको। Differentiated instruction activity address a range of student learning style, abilities, and readiness. Include a verify instructional approach, address the needs of visual, auditory. Also include strategy for learner with difficulties. अब देखिए यहाँ पे क्या है, लर्निंग स्टाइल देखा जाता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में। यहाँ पे क्या है, हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल अलग से है, वो अलग से पढ़ते हैं, है ना। उसमें एबिलिटी भी है, उसमें रेडीनेस भी है सीखने के लिए, वो हमेशा तैयार होते हैं। तो उसमें क्या है कि टीचर को देखना पड़ता है कि जो बच्चे समझते हैं वो कैसे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, है ना। अगर उन्हें लगा कि हाँ उन्हें विजुअल चीज़ दिखाई जाए, कोई वीडियो दिखाई जाए, कुछ ऑडियो सुनाई जाए, है ना, जो लर्निंग जो उनको डिफ़िकल्टी आती है वो सबको दूर करे, है ना वो चीज़। जैसे मान लीजिए टीचर क्लास में बच्चों को साइंस का टॉपिक पढ़ाते हैं, उसमें डायग्राम्स इतनी कई बार मुश्किल होती हैं कि वो ब्लैक बोर्ड पे बना नहीं पाते, तो बच्चों को समझाना मुश्किल हो जाता है। टीचरों को लगता है कि ये चीज़ मेरे को बच्चों को पढ़ानी है, बहुत आसान तरीके से समझानी है, तो उनको लगता है कि वो विजुअल चीज़ को दिखाए, ऑडियो दिखाए, है ना, या प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करे जिससे बच्चों को समझ में आए। क्योंकि देखिए बच्चों का हर एक का लर्निंग स्टाइल अलग से है। तो उसमें क्या है कि वो जो इंस्ट्रक्शनल अप्रोच है उसे वेरीफाई करते हैं, उसके साथ साथ क्या है, नीड्स देखते हैं बच्चों की, कैसे उसे समझ में आएगा, तो वो उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाते हैं। सो नेक्स्ट देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। देखिए ऑथेंटिक लर्निंग एक्सपीरियंस आर प्रोवाइडेड। यहाँ पे ऑथेंटिक लर्निंग यहाँ पे दी जाती है, इनकी जो अच्छी लर्निंग है, जो सही लर्निंग है, वो यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सीखते हैं, टीचर उनको अच्छे से पढ़ाते हैं। वर्किंग विद रियल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लर्निंग प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस बियॉन्ड द क्लासरूम, एड्रेसिंग रियल वर्ल्ड इशू एंड प्रॉब्लम। अब देखिए बच्चों के सामने जो रियल वर्ल्ड के इशू है, प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आते हैं। एक्सपेरिमेंटल यानी कि एक्सपेरिमेंट करना यहाँ पे, है ना, एक्सपीरियंस यहाँ पे आना, एक्सपेरिमेंट करना। तो इसमें क्या है कि जो क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाया जाता है, इसमें क्या है, बच्चों को थोड़ा सा उसमें हट कर पढ़ाया जाता है, जैसे एक्सपेरिमेंट करना, है ना, वो चीज़। यहाँ पे क्लासरूम से क्या है कि थोड़ा हट कर पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चे क्या है, प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, है ना, प्रैक्टिकल यूज़ करके देखते हैं। जैसे रियल ऑब्जेक्ट्स है ना, रियल सोर्स है इन्फॉर्मेशन के, वो सारी चीज़ें इसमें इनको दिखाई जाती है, वो सारी चीज़ें, है ना। तो इसमें क्या है कि जो क्लासरूम से बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पे क्या है कि जो रियल वर्ल्ड इशू है, प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी इसमें दिखाई जाती हैं। तो इसमें क्या है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में बच्चों को समझाया जाता है, उनको एक्सपीरियंस इसमें मिलता है, उनको रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे देखिए स्केलेटन है ना, स्केलेटन होता है कंकाल, जैसे बच्चों को दिखाया जाता है, इसमें 206 हड्डियाँ होती हैं, ये होता है। तो वही बच्चे अगर जाकर देखिए प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे देखिए लैब में जाके वो करेंगे, तो उनको वो वाकई ही चीज़ देखने को मिलेगी जिससे वो आसानी से सीख पाएंगे, उनको क्या है, रियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी। कोऑपरेटिव लर्निंग, देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रुप आर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी आर ए प्रायोरिटी, कोऑपरेटिव लर्निंग स्किल एक्सप्लिसिटी टॉट एंड प्रैक्टिस। अब देखिए यहाँ पे कि क्या है कि कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, लर्निंग जो है कोऑपरेटिव तरीके से करना है, सहयोगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ग्रुप होता है, यानी कि देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रुप है, कोऑपरेटिव लर्निंग है, यहाँ पे बच्चों का ग्रुप बांट दिया जाता है, तो उनको वो चीज़ समझाई जाती है। यहाँ पे क्या है कि बच्चे जो है ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, जैसे टीचर जैसे टीम बनाते हैं ना उनकी, तो क्या है कि वो आपस में सीखते हैं। टीम ना भी बनाए, जैसे मान लीजिए क्लास में बच्चे ने जो टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया, तो बच्चे के क्या करते हैं कि बाद में उसी टॉपिक को आपस में क्या है, डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या है कि उनको नई चीज़ सीखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कि टीचर ने बच्चों को जो चीज़ पढ़ा दी, अब बच्चे जो है बाद में उसे आपस में डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या है कि हर एक चीज़
क्या है कि नई निकल के सामने आती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, आपको समझ नहीं आया, है ना, या आपको समझ में आ गया, जब आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करेंगे आपको उससे नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो वो क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग। असेसमेंट्स एंड एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। अब देखिए जो इसमें असेसमेंट और एवोल्यूशन देखी जाती है स्टूडेंट की लर्निंग की। टूल्स एंड प्रोवाइडेड दैट help student to capture formative and summative information about student learning and performance. These tools may include रिफ्लेक्शन, क्वेश्चन, चेकलिस्ट एंड रुब्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे असेसमेंट देखना, यहाँ पे एवेल्यूशन देखना स्टूडेंट की लर्निंग का। आप देखिए जहाँ पे टीचर ने बच्चों को पढ़ा दिया है ना, टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन बच्चों को कितना समझ में आया वो भी जानना ज़रूरी है ना। तो उसमें क्या है कि फॉर्मेटिव और समेटिव यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखी जा सकती है स्टूडेंट की कि उनका लर्निंग परफॉर्मेंस कैसा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे काफ़ी तरह के सवाल जवाब किए जाएंगे, है ना, उनका टेस्ट लिया जाएगा। तो उससे क्या है कि उससे पता चलेगा कि बच्चे जो है वो कितना सीख पाए हैं। जैसे मान लीजिए टीचर ने बच्चों को क्लास में पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उनका वो टेस्ट लेते हैं एक ही लेसन का। अब देखिए सारे बच्चे इसमें पास हो जाएं तो मान लीजिए टीचर ने अच्छे से पढ़ा दिया, लेकिन पास ना हो पाए तो समझिए कि टीचर को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आया। यानी कि ये जानना स्टूडेंट को कितना समझ में आया कि नहीं, ये हम इससे जानेंगे। नेक्स्ट देखिए पीर टीचिंग। अब देखिए क्या है यहाँ पे, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट टू एक्टिवली प्रेजेंट देयर नॉलेज एंड स्किल्स टू पीर एंड एक्ट एज टीचर एंड मेंशंस इन इंसिडेंटल टीचिंग दैट अराइज फॉर कोऑपरेटिव लर्निंग प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए क्या है, पीर टीचिंग है। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट्स है तो उनको जो है वो जो टीचर्स पढ़ाते हैं मिलके, यानी कि देखिए मान लीजिए कि जैसे 2 टीचर है ना, या 3 टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। वो क्या करते हैं, बच्चों ग्रुप में बांट लेते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो क्या है, ग्रुप में बांट के उनको एक्टिविटी दे देते हैं करने के लिए। तो बच्चे एक्टिविटी करते हैं तो टीचर उनको चेक करते हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे बच्चों को मान लीजिए ग्रुप में बांट दिया है ना, एक ग्रुप में 6 बच्चे कर दिए, तो इससे क्या है कि वो कोऑपरेटिव लर्निंग से सीखेंगे आपस में मिलके। तो टीचर क्या है, 2 या 2 से 3, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर जो होते हैं वो बच्चों के ऊपर नज़र रखते हैं। तो इसमें क्या है कि जब बच्चों का ग्रुप बांटा जाता है तो बच्चे आपस में कोऑपरेटिव लर्निंग करते हैं, आपस में एक टीम बना लेते हैं, है ना। तो उसमें क्या है कि वो अच्छे से डिस्कस करते हैं, फिर बाद में वो टीचर को बताते हैं, है ना, वो टीचर को अपनी नॉलेज शेयर करते हैं। तो ये है पीर टीचिंग, है ना। इसमें क्या है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती है स्टूडेंट के लिए कि वो आपस में बहुत सारी जो नॉलेज है वो ले सके। तो इसमें क्या है कि जो प्रेजेंटेशन दी जाती है वो, जैसे मान लीजिए ग्रुप में दे दिया कि आप ये प्रेजेंटेशन बनाइए, तो बहुत सारे बच्चे या 5-6 बच्चे मिलकर एक प्रेजेंटेशन को तैयार करते हैं, सभी अपना अपना स्किल यहाँ पे दिखाते हैं। नेक्स्ट है केस स्टडीज़। देखिए रेलिवेंट केस स्टडीज़ आर इंक्लूडेड। केस स्टडीज़ आर थ्रो तो डिस्क्रिप्शन ऑफ रियल इवेंट्स फ्रॉम रियल सिचुएशन दैट स्टूडेंट यूज टू एक्सप्लोर कंसेप्ट इन एन ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट। अब देखिए केस स्टडीज़ में क्या है कि यहाँ पे क्या है कि जो रेलेवेंट केस स्टडी इंक्लूड की जाती है। केस स्टडी में क्या होता है कि जो रियल इवेंट्स हैं, रियल सिचुएशन है, वो यहाँ बच्चों को एक्सप्लोर की जाती है ना। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री का टॉपिक जैसे पढ़ा दिया, हमने पढ़ा दिया कि लाल किला है दिल्ली में, लाल किला इसने बनवाया, लाल किला में ये हुआ, लाल किला में वो हुआ, है ना। तो उसके लिए क्या है कि उनको रियल सिचुएशन को दिखाना पड़ता है, रियल इवेंट्स दिखाने पड़ते हैं, उनको वहाँ पे लेके जाना पड़ता है जगह पे, कि ताकि बच्चे अपनी नॉलेज को और ज़्यादा जो है वो कर सके, और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके, है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर हो जाता है। केस स्टडी में एक और बात होती है, जैसे आप देख लीजिए, मान लीजिए कि बच्चे क्लास में बैठे हैं। अब टीचर क्या है कि बच्चों को पढ़ाने के समय एक जो केस स्टडी दे देता है, केस स्टडी मतलब कि उनको एक टॉपिक दे देता है कि पहले ऐसा हुआ था, फिर बाद में ऐसा हुआ। सिंपल सी बात आप मान के चलिए कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं या आप CID देख रहे हैं, है ना। तो वहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ भी केस आता है सामने, तो आप अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं कि कातिल कौन होगा, अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, है ना। ये वो सारी चीज़ें, वो क्या है केस स्टडी। इससे क्या है कि आप रियल सिचुएशन से कनेक्ट कर जाते हैं। तो ऐसी क्लास में टीचर करते हैं कि बच्चों को
एक चीज़ वो दे देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं, एक चीज़ समझा देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि फिर उसके ऊपर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ केस स्टडी। लोकस ऑफ कंट्रोल देखिए, मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडिंग फॉर स्टूडेंट चूज एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट। देखें यहाँ पे क्या है कि जो मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी दी जाती है स्टूडेंट्स को, है ना, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे जो अपने अकॉर्डिंग जो है वो मीडियम चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनको काम करना है ना, द मीडियम इन विच दे यू विश टू वर्क एंड और टू गो डीपर इन ए चूजन इशू। अब देखिए लोकस ऑफ कंट्रोल पे क्या है कि बच्चों को यहाँ पे छूट दी जाती है कि वो अपना कोई भी टॉपिक चूज़ कर ले, कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर ले जिसमें वो काम करना चाहते हैं। इससे क्या होगा कि उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ताकि बच्चे जो करना चाहते हैं वो आसानी से करें। बच्चों को छूट दी जाती है कि वो कोई भी टॉपिक चुन लें, कोई भी लैंग्वेज इसमें चुन लें, और वो कुछ भी सब्जेक्ट यहाँ पे चुन सकते हैं, कोई भी इशू यहाँ पे या टॉपिक यहाँ पे चुन सकते हैं, जिससे क्या है कि वो उस टॉपिक को आसानी से समझ पाएँ और उसे आसानी से कर पाएँ। यहाँ पे मीडियम भी वो चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे टॉपिक भी वो चूज़ करते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो यहाँ पे बच्चों को ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने तरीके से सीख सके। एडल्ट लर्निंग का 10 एंड्रागोगी रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ अडल्ट लर्निंग एंड एंड्रागोगिकल अप्रोच एम्फेसिस ऑन व्हाट द लर्नर इज डूइंग हाउ अडल्ट लर्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो अडल्ट लर्निंग है वो आर्ट एंड साइंस है किसका, एंड्रागोगी का, यानी कि जो अडल्ट लर्निंग है वो एंड्रागोगी से जुड़ी हुई है। अडल्ट लर्निंग जो है वो एंड्रागोगी में होती है। सिंपल सा मतलब कि एंड्रागोगी का मतलब ही है अडल्ट लर्निंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अडल्ट जो लर्निंग है वो कई तरह से हो सकती है ना। इसमें क्या है कि जो लर्नर जो है, जो अडल्ट जो है वो किस तरह से सीखते हैं, तो वो होती है एंड्रागोगी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, है ना। अडल्ट लर्निंग सेल्फ डायरेक्ट लर्नर्स है, पास्ट एक्सपीरियंस उनका होता है, लर्न रिलेटेड टू सोशल रोल्स है, अप्लाई लेसन है, इंटरनल मोटिवेशन है लर्नर का। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो देखिए अडल्ट लर्नर या अडल्ट लर्निंग या अडल्ट एक्सपेक्टेशन क्या है। हमने भी बात की एंड्रागोगी की, तो इसमें हम देखेंगे कि जब बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है अडल्ट लर्निंग होती है, अडल्ट एक्सपेक्टेशन है क्या। देखिए सम ऑफ द कॉमन अडल्ट एक्सपेक्टेशन आर अडल्ट स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट टू हैव टू वर्क हार्ड। अब देखिए इसमें क्या है कि जब देखिए अडल्ट का मतलब होता है कि 18 साल से बड़े बच्चे, ठीक है, वो है अडल्ट। अडल्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि देखिए कि अडल्ट स्टूडेंट एक्सपीरियंस टू वर्क हार्ड। जो अडल्ट बच्चे होते हैं जैसे आप हैं, देखिए तो आप क्या है कि वर्क हार्ड करेंगे। इनकी जो बड़े बच्चे होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं। छोटे बच्चे क्या है उनका हमेशा ही खेलने में दिमाग लगा रहता है, इसलिए वो इतना करते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो हार्ड वर्क जो है वो जो अडल्ट है वो करते हैं। आप देखिए जैसे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर आप ये करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, पीएचडी कर पाएंगे। तो आप दिन रात एक कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो वो क्या है, आप हार्ड वर्क यहाँ पे कर रहे हैं। adult student expectation is that the work is related to the vocation। अब देखिए वोकेशन का मतलब होता है कि व्यवसाय, हिंदी में जैसे व्यवसाय कहते हैं, कि जो एडल्ट एक्सपेक्टेशन है, जो अडल्ट स्टूडेंट है, तो जो उनका जो वर्क होता है वो वोकेशन से संबंधित है, यानी कि वोकेशन से रिलेटेड है। यानी कि वो काम किस लिए करते हैं, वो हार्ड वर्क किस लिए करते हैं, कि ताकि जो उनका जो व्यवसाय है, जो उनका बिजनेस है, वो उनको कर सके। देखिए जैसे मान लीजिए आप आगे जाके नौकरी लगेंगे, है ना, तो नौकरी लगेंगे तो इसके लिए आप क्या है कि आप मेहनत करते हैं, आप उसमें काम करते हैं, है ना। तो वो है अडल्ट स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन इज दैट दे एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड एज अडल्ट। अब देखिए इसमें क्या है कि जो अडल्ट्स, जो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन, जो उनसे एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो अडल्ट्स हैं उनको अडल्ट्स के तरह ही ट्रीट किया जाए। जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं आपको बिल्कुल ABC से समझाना स्टार्ट कर दूं, बेसिक से, तो आप कहेंगे कि हमें चीज़ें आती हैं, आप हमें वो चीज़ बताइए जो हमारे काम की है ना। छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली बात नहीं है ना। तो वो चीज़, यानी कि जब हम बड़े बच्चों को
छोटे बच्चों की तरह पढ़ाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें बिल्कुल एक अलग तरीके से पढ़ाया जाए, ये तो हमें चीज़ आती है, ये तो हमें चीज़ बहुत पहले से पता है ना, वो चीज़। तो इसमें क्या है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना, अडल्ट लर्निंग करवाना और उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन होना। अब देखिए, स्टूडेंट्स में वेरी इन एज, सेक्स, background, etc. If student treated as individual find out more about them, the greater likelihood to relate their learning to their learning needs to improve learning potential. Kindness, empathy and sincerity always reap rich dividends with adult learner. अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं अडल्ट लर्निंग के, वो किसी भी एज के हो सकते हैं, वो किसी भी सेक्स के हो सकते हैं, मेल फीमेल, ट्रांसजेंडर, वो बैकग्राउंड उनका कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, वो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, हिंदी के हैं, वो कहीं पे भी बिलोंग करते हैं पूरे इंडिया में, है ना। तो उनमें क्या है कि चाहे क्लास में इनसाइड है, चाहे क्लासरूम के आउटसाइड है, तो वो क्या करते हैं कि वो जो अपनी लर्निंग को वो हमेशा तैयार रखते हैं, है ना। वो क्लास के अंदर हो चाहे बाहर हो, वो हमेशा क्या करते हैं, वो सीखते रहते हैं। तो उनमें क्या है कि जो उनमें जो सीखने की जो लर्निंग है उनमें, तो उनको ज़रूरत होती है उसे इम्प्रूव करने की, है ना। जो उनका लर्निंग स्टाइल है, जो लर्निंग तरीका है, तो वो क्या करते हैं, उसे इम्प्रूव करते हैं हमेशा। तो वो चीज़ है इसके अंदर, यानी कि क्लास के अंदर चाहे क्लास के बाहर हो, वो हमेशा सीखते रहते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो वो हमेशा ही अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करते रहते हैं कि ताकि वो अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव करके और आगे बढ़ें। देखिए स्टूडेंट मोटिवेशन क्या है। अब यहाँ पे देखिए, स्टूडेंट को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपने 2 बार एग्ज़ाम दे दिए यूजीसी नेट का और आपका मोरल बिल्कुल डाउन हो चुका है, आपको लगता ही नहीं है कि एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इसमें क्या है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने पहली बार एग्ज़ाम दिया, 2 बार दिया तो हुआ नहीं। आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि कुछ बच्चे 5 बार नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। तो आप ये कहेंगे कि 5 बार कैसे होगा, हमारा तो एक ही बार में नहीं होता, है ना? तो इसमें क्या है कि आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अगर वो भी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप डबल मेहनत करते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट रुक जाए तो उसको मोटिवेशन देना पड़ता है कि ताकि वो फिर से आगे बढ़े। स्टूडेंट मोटिवेशन इज़ प्रॉब्ली द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लर्निंग is inherently hard work. It is pushing the brain to the its limit and thus can apply happen with motivation. अब देखें, यहाँ पे स्टूडेंट को मोटिवेशन की ज़रूरत है ना। तो इसमें क्या है कि जो एक पुशिंग द ब्रेन, यानी कि जो इसकी लिमिट है उसे पुश करना। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मैं बहुत बार एग्ज़ाम दे चुका हूँ, अब मैं एग्ज़ाम आगे नहीं दूंगा, मैं थक चुका हूँ एग्ज़ाम दे के, तो अब मेरे से होता नहीं है। तो फिर आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, आप करिए, आप ये बुक पढ़िए, आपका इससे होगा, उसने भी ये बुक पढ़ी थी आपके फ्रेंड ने, तभी उसका हो पाया है। तो इससे क्या है, आपको एक ब्रेन टू पुशअप मिलता है आपको, है ना। तो आपको एक उसमें क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आप उसे फिर से हो सके, है ना। तो उसमें क्या है कि आप फिर से उसमें लग जाते हैं। हाईली मोटिवेटेड स्टूडेंट विद लर्न readily and make any class fun to teach, while unmotivated student will learn very little and generally make teaching painful and frustrating. अब देखिए, जो मोटिवेटेड स्टूडेंट है, हाईली मोटिवेटेड, वो क्लास को एंजॉय करते हैं, है ना। क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो उसे एंजॉय करते हैं। लेकिन जो अनमोटिवेटेड स्टूडेंट है, जिनको कुछ रास्ता पता ही नहीं है, तो वो क्लास में जो उनको टीचिंग जो पढ़ाया जाता है वो उसे पेनफुल समझते हैं, फ्रस्ट्रेटिंग समझते हैं, है ना वो चीज़। यानी कि एक बच्चे जो हाईली मोटिवेटेड है, आपको पता है कि आपको ये गोल करना ही है, तो आप उसे अच्छे से एंजॉय करेंगे। लेकिन जिनको कुछ पता ही नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो क्लास में जो उनको टीचिंग है वो पेनफुल लगती है। तो देखिए, इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो उनको ये देखना पड़ता है यहाँ पे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिए, मान लीजिए कि टीचर मैथ्स का क्लास में टॉपिक करवा रहे हैं, बच्चों को आता ही नहीं है ना। तो उसमें क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बच्चों को आसान टॉपिक करवाने की ज़रूरत है। अब आपको यूजी स्टैंड मुश्किल लगता होगा, आपको मैथ्स मुश्किल लगता है, आपको मान लीजिए टीचिंग एप्टीट्यूड मुश्किल लगता है, तो आपको जो टीचिंग है वो पेनफुल लगेगी। लेकिन अगर आप वही टॉपिक को
आसान तरीके से समझ में, अगर आपको वो समझ में आ गया, तो फिर आप उसमें क्या है मोटिवेट हो जाएंगे कि जो आपको अभी समझ नहीं आ रहा था, पढ़ने के बाद आपको समझ में आया, आपको ऐसे ही सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी वो चीज़। फॉर्चुनेटली research shows that there is a lot of instructor can do टू मोटिवेट their स्टूडेंट टू लर्न। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिसर्च बताती है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों को मोटिवेट कर सकता है स्टूडेंट को लर्निंग के लिए। अब देखिए जैसे बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि कैसे पढ़ना है, यूजीसी नेट कैसे तैयार करना है, हमें कुछ पता ही नहीं है। तो उसमें क्या है कि बच्चों को मोटिवेट करना ज़रूरी है। जैसे देखिए एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आता रहता है तो बच्चे डर जाते हैं, एग्ज़ाम कैसे दें, कैसे टाइम टेबल बनाएं, कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर बच्चे जो है उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आप इतना टाइम टेबल मैनेज करिए, आप ऐसे पढ़िए, आप ये मेन टॉपिक पढ़िए। आप देखिए जैसे हमारा 20 आवर्स का 20 घंटे का महामैराथन वीडियो है यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जहाँ पे 20 घंटे का आपको पेपर वन का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया गया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप 20 घंटे का वो महामैराथन कर लेते हैं एग्ज़ाम टाइम में, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे, है ना। 20 घंटे की महामैराथन आपको मिल जाएगी। आप यूजीसी नेट सर्च करेंगे यूट्यूब पे, यूजीसी नेट महामैराथन, तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो दिखेगी ऊपर। इंग्लिश मीडियम की वीडियो एक ही पार्ट में है, हिंदी मीडियम की वीडियो 2 पार्ट में है, 11 घंटे की और एक 8 घंटे की। तो कहने का मतलब क्या है कि जब लास्ट टाइम है तो आपको मोटिवेट की ज़रूरत होती है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो आपको कहता हूँ कि 20 घंटे का आप वो पढ़ लो, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे क्या है कि जहाँ पे आपको टीचिंग बोझ लगती है, यहाँ पे आपको क्या है कि एक तरीका आ जाएगा कि हाँ मेरे को इतना ही पढ़ना है, मेरा आसानी से हो जाएगा। तो वो चीज़ है इसके अंदर। देखिए सम सजेस्टेड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी टू इम्प्रूव स्टूडेंट मोटिवेशन। अब देखिए जो स्टूडेंट में मोटिवेशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या है, देखिए पर्सनल रेलिवेंस एंड इंटरेस्ट। अब देखिए स्टूडेंट को पर्सनल लेवल पे मोटिवेट करना ज़रूरी है। व्हेन पॉसिबल यूज़ ऑथेंटिक रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉब्लम्स दैट द स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू। अब देखिए जहाँ तक पॉसिबल हो सके कि वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स को लेके आना जो स्टूडेंट की रियल लाइफ से क्या है रिलेट करते हो। यानी कि देखिए जब भी आपको मूवी देखते हैं आपको वो अच्छी क्यों लगती है, क्योंकि वो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है। तो ऐसे ही आपको वो सारी चीज़ें आपको देना कि ताकि आप रियल लाइफ से कनेक्ट कर सकें। शो हाउ मटेरियल इज़ यूजफुल इन अदर कोर्सेज एंड और फ्यूचर careers before launching into definition, procedure, mathematical formulation, etc. Introduce a meaningful problem that motivate the need to learn these detail and tools। अब देखिए जैसे जो आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है, जैसे मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके फ्यूचर में कहाँ पे काम आएगा, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड देखिए आपके कहाँ पे काम आएगा, ये सारी चीज़ें आपको काम आएगी जब आप क्लास में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये इसलिए आपको लगाया गया है टीचिंग एप्टीट्यूड, सर्च एप्टीट्यूड, ये आपको इसलिए लगाया गया है कि ताकि जब आप कॉलेज में पढ़ाएं तो या स्कूल में पढ़ाएं आपको दिक्कत ना आए। रिसर्च एप्टीट्यूड क्यों होता है कि जब आप मान लीजिए पीएचडी करेंगे तो आपको वहाँ पे रिसर्च करने में दिक्कत ना आए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं उनको साथ में बताना पड़ता है कि ये चीज़ क्या है, ये आपके कहाँ पे काम आएगी, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ भी डेफिनेशन है, कुछ भी प्रोसीजर है, कुछ भी मैथ्स के फॉर्मूले हैं, कुछ भी चीज़ है, वो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग बताना चाहिए। जैसे देखिए मैंने आपको एंड्रोगॉगी पैडागॉगिकल अप्रोच पढ़ाने से पहले मैंने आपको उसका पहले मीनिंग बताया कि वो है क्या, हम क्यों पढ़ेंगे उसे, है ना। अगर मैं सीधे स्टार्ट कर देता तो आपको वो समझ नहीं आता। इसलिए कुछ भी पढ़ाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना कि वो चीज़ है क्या, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें, और हम ये चीज़ें क्यों पढ़ते हैं, हमारे कहाँ काम आएगी, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं इसमें। देखिए अगर उनको पता होगा स्टूडेंट को तभी वो इसमें इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। चॉइस एंड कंट्रोल, बिल्ड सम फ्लेक्सिबिलिटी इनटू योर कोर्स विद इन रीजन। अब देखिए अपने कोर्स में क्या है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी लेके आना। इफ़ देयर आर सम ऑप्शनल टॉपिक्स इन द कोर्स, हैव स्टूडेंट वोट ऑन विच वन टू इंक्लूड। Let student to choose the topic for a project or assignment. If there is more than one reasonable way to manage assignment, have student vote on which they prefer। अब देखिए जैसे चॉइस एंड कंट्रोल, स्टूडेंट की चॉइस कुछ होनी चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए कि
10th करने के बाद आपके सामने चॉइस है, आप मेडिकल रखें, नॉन मेडिकल रखें, आर्ट्स रखें, है ना, कॉमर्स रखें, वो आपके सामने चॉइस है। तो ऐसे देखिए क्लास के अंदर भी है, जैसे देखिए मान लीजिए जो भी कोर्स हम करते हैं, जो भी टीचर हमें क्लास में पढ़ाते हैं या जो भी आप करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 में, अगर आप मैथ्स के 5 क्वेश्चन छोड़ दें, बाकी के जो 9 यूनिट हैं वो आप कर लें, तो क्या आप एग्ज़ाम कर सकते हैं? तो आपको चॉइस होनी चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं, है ना, वो चीज़। यानी कि जब भी क्लास में स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई असाइनमेंट दी जाती है, तो उसमें स्टूडेंट को क्या है कि कुछ वहाँ पे चॉइस होनी चाहिए कि मान लीजिए उसे टॉपिक मुश्किल लगता है तो वो उसे थोड़ा सा आसान बना दे या उस टॉपिक को चेंज कर दे, है ना, वो चीज़। तो वो क्या है, चॉइस ऑफ एंड कंट्रोल। तो सेंस दैट वन कैन मास्टर द मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेट क्लियर लर्निंग गोल्स टू द स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस टू द स्टूडेंट्स देन दैट दे कैन मास्टर द मटेरियल इफ़ दे पुट इन एफर्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट को ये यहाँ पे बताना कि पूरा उसे बता देना कि जो उनका लर्निंग गोल है स्टूडेंट का वो है क्या, जो वो चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, वो चीज़ पढ़ते हैं, अगर वो उसे एफर्ट लगा के पढ़ेंगे वो उस चीज़ के मास्टर बन जाएंगे। मैं आपको कहता हूँ कि अगर आप पेपर 1 की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको इसके बाद पेपर 1 करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको इसके बाद कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इसके मास्टर बन जाएंगे, है ना, वो चीज़। क्रिएट असाइनमेंट एंड एक्टिविटीज़ दैट आर चैलेंजिंग बट डूएबल विद एफर्ट। अब देखिए जो भी आप असाइनमेंट क्रिएट करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आपके सामने चैलेंज आते हैं पढ़ने के दौरान, आप उसे पूरा एफर्ट लगा के करिए कि ताकि आपको बाद में वो चीज़ फिर से ना करनी पड़े। रेगुलरली प्रोवाइड फीडबैक दैट गिव्स स्टूडेंट ए क्लियर सेंस ऑफ हाउ वेल दे आर मास्टरिंग द मटेरियल। अब देखिए यहाँ पे रेगुलर फीडबैक देखना कि जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अगर वो उसे रेगुलर किस तरह से करते हैं, कैसे उसमें जो क्लियर सेंस लेके आते हैं, जो प्रॉब्लम आती है उनको कैसे वो दूर करते हैं कि ताकि पढ़ने के साथ साथ उनको सारी चीज़ें समझ में आए। मेक श्योर द कोर्स एलिमेंट्स एंड असेसमेंट्स आर अलाइंग विद लर्निंग गोल्स। गिव स्टूडेंट स्पेसिफिक एडवाइस ऑन हाउ दे कैन इम्प्रूव देयर लर्निंग। अब देखिए जब स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उनको साथ में कुछ एडवाइस देनी चाहिए कि आप इसे ऐसे पढ़ें। जैसे मान लीजिए आप पेपर 1 पढ़ते हैं तो आपको मैं ये कहता हूँ कि जो भी आप बुक पढ़ते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, कम से कम आप उसे 2 बार पढ़िए। पहली बार पढ़ा, फिर दूसरी बार पढ़ा, आपको याद हो गया। यानी कि जो भी चीज़ आप पढ़े हैं, जिस चीज़ के बारे में आप पढ़ते हैं, आपको कुछ एडवाइस देना किताब उसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पैडागॉगिकल एंड एंट्रागॉगिकल अप्रोच के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पैडागॉगिकल अप्रोच है और एंट्रागॉजिकल अप्रोच है। तो देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। देखिए पैडागॉगिकल क्या होता है कि जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना, एंट्रागॉगिकल मतलब बड़े बच्चों को पढ़ाना। तो देखिए लर्निंग इज़ डिफरेंट। अब देखिए पहला पैडागॉगिकल देखते हैं। लर्नर इज डिपेंड ऑन द टीचर, टीचर इज द वन हु एवेलुएट्स प्रोग्रेस एंड एज्यूम्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज टॉट एंड इट्स एफिशिएंसी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो लर्नर है यानी कि जो बच्चे हैं किसके ऊपर डिपेंड है, टीचर के ऊपर डिपेंड है। तो टीचर वो होता है जो एवेलुएट करता है, जिसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे एंड्रागॉगी में क्या है कि जो लर्नर है वो अपने आप पर डिपेंड होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जैसे देखिए आप स्कूल में पढ़ते थे, जैसे हम टीचर के ऊपर डिपेंड थे, लेकिन जब भी हम अभी यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम अपने ऊपर डिपेंड हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं हम, है ना। तो यहाँ पे हमें खुद का एवेल्यूशन करना है। स्कूल में पैडागॉगिकल अप्रोच में यहाँ पे टीचर हमारा एवेल्यूशन करते हैं, हमें यहाँ पे खुद का एवेल्यूशन करना है कि हम कितना सही जा रहे हैं, हम कितना कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। लर्नर कम्स टू द टेबल विद द लिटल लाइफ एक्सपीरियंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि लिटल लाइफ एक्सपीरियंस है इसमें। चाइल्ड लाइक लर्निंग कम्स विद द ब्लैंक स्लेट एंड एजुकेटर इज द वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स एज पीयर लाइकली हैव टू सम सेम लैक ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उसके जो साथी, जो पीर्स, जो साथी स्टूडेंट होते हैं, उनको भी कुछ नहीं आता, है ना। तो वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं। जो टीचर होते हैं, जो एजुकेटर होते हैं, तो वो जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे उसी को सीखते हैं। यानी कि बच्चों को यहाँ पे कुछ नहीं पता, वो टीचर के ऊपर डिपेंड है, टीचर उनको सब कुछ यहाँ पे समझाते हैं। लेकिन लर्नर यहाँ पे क्या है, यूज़ लाइफ एक्सपीरियंस एज ए फाउंडेशन
इंस्ट्रक्टर build on existing knowledge and require an understanding of diverse background. Adults learn from the instructor but also from the another. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जहाँ स्कूल में बच्चे ब्लैंक स्लेट की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे लर्नर क्या है, उनको लाइफ एक्सपीरियंस है ना, उनको नॉलेज है, यानी कि जो वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनको पहले कुछ नॉलेज है, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, उसको पहले नॉलेज है, तो वो खुद से सब कुछ कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट एडवाइस वंस दे हैव कंप्लीट द नेसेसरी स्टेप्स, चाइल्ड learner are told what they need to do master a topic in order to move into on the next one. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों को पहले एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाता है। जब तक उसे टॉपिक वो आसानी से समझ में ना आ जाए, अच्छी तरह समझ में ना आ जाए, तब वो टॉपिक आगे टीचर नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे क्या है कि जो बच्चे जो है वो नेसेसरी स्टेप्स फॉलो करते हैं आगे पढ़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, एंड्रागोगिकल में learning is triggered by any number of life experience are not necessary led by a designated instructor. Learners do not advance to another topic but rather fill knowledge gaps as where needed. अब देखिए जैसे आप पेपर 1 की तैयारी करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको मैथ्स समझ नहीं आया तो आप उसे स्किप करके अगला टॉपिक यूनिट पढ़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है स्कूल में कि जब तक एक चीज़ समझ नहीं आई तब तक दूसरी चीज़ को टीचर नहीं पढ़ाते। तो यहाँ पे क्या है कि एंड्रागोगिकल में आप फ्री होते हैं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। पैडागोगिकल में देखिए, लर्निंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंस्ट्रक्टर एंड सीक्वेंस्ड इन ए वे दैट मेक लॉजिकल सेंस, टॉपिक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कंटेंट यूनिट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है वो सभी को यूनिट वाइज पढ़ाते हैं, लॉजिकल सेंस में पढ़ाते हैं। जैसे पहला लेसन पढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो टॉपिक है उसे टुकड़ों में बांटा जाता है। जैसे मान लीजिए 4 पेज का लेसन है, उसे 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म करते हैं, एक पेज पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है एंड्रागोगिकल में, लर्निंग इज प्रिस्क्राइब बाय सेल्फ, लर्नर सी ए प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज गैप एंड ऑर्गेनाइज टॉपिक अराउंड लाइफ वर्क सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है कि आप ऑर्गेनाइज वे के बजाय आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए यूजी में पहला टॉपिक है पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का, ऐसे करके। तो आप पहले रिसर्च शुरू कर सकते हैं, उसके बाद टीचिंग कर सकते हैं, हायर एजुकेशन कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। सो पैडागोगिकल में देखिए, पैडागोगिकल में लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज पेरेंट्स एंड टीचर्स, द टॉपिक इज कंप्लीटेड बाय पास और फेल ग्रेड। अब देखिए जो लर्नर है यहाँ पे, जो स्टूडेंट हैं, वो कहाँ से मोटिवेट होते हैं, वो देखिए वो एक्सटर्नल सोर्सेज जैसे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो वहाँ से वो मोटिवेट होते हैं, है ना। जब भी वो टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं तब वो पास या फेल, जैसे मान लीजिए आपने क्लास पास कर ली तो पास या फेल का टैग लगाया जाता है। लेकिन एंड्रागोगिकल में क्या है, लर्नर्स आर मोटिवेटेड बाय इंट्रिंसिक मीन्स जैसे सेल्फ स्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द क्वेस्ट ऑफ रिकग्नाइजेशन, टॉपिक्स आर कंप्लीट बाय मास्टरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ भी ग्रेडिंग नहीं मिलना, यहाँ पे आपको पास फेल नहीं मिलना। यहाँ पे क्या है कि आपने किसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा, आपकी जो ज़िंदगी में जो आप पढ़ते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो कैसे कैसे है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप उसे कितनी अच्छी तरह से करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया या नहीं क्वालिफाई किया, लेकिन आपने पढ़ा तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें फेल हो गए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये था डिफरेंस पैडागोगिकल और एंड्रागोगिकल में। पैडागोगिकल मतलब कि, या पैडागोजी मतलब कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं टीचर से, यानी कि टीचर द्वारा स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाना। एंड्रागोगिकल में जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं तो वो होता है एंड्रागोगिकल, यानी कि एंड्रागोगी है अडल्ट लर्निंग और पैडागोगिकल क्या है कि ये स्टूडेंट लर्निंग है।